गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग IIR फिल्टर डिज़ाइन देख रहे थे। उसमें हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पर चल रहे थे और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में हमने ये जाना कि किसी फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए IIR फिल्टर हो या FIR फिल्टर हो, किसी भी फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक। और उस कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या होगा? फिल्टर टाइप्स, पास बैंड फ्रीक्वेंसी, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी, ट्रांजिशन विड्थ फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, फिल्टर लेंथ, ये सारी चीज़ें आपके फिल्टर स्पेसिफिकेशन में आ जाएंगी। ठीक है। ये आप जो चार डायग्राम्स देख रहे हैं, ये चार अलग अलग टाइप के फिल्टर्स के डायग्राम्स हैं। फर्स्ट वन is low pass filter. This one is low pass filter. Low pass filter लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा। आप इसका ग्राफ देख रहे होंगे, यह है आपका सेंटर पॉइंट ओरिजिन, राइट। यह है सेंटर पॉइंट ओरिजिन। यहां जो लिख रहा है -C 0C, तो यह है 0th पोजीशन और ये जो C है वो यहां आएगा, ठीक ना। सो दिस इज लो पास फिल्टर। जो नेगेटिव पोर्शन है, 0 के पीछे वाला पोर्शन है, उस पोर्शन को हम सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए बनाते हैं, कंप्यूटेशनल सिंप्लिसिटी के लिए बनाते हैं, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में नेगेटिव टर्म का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो हम बनाते हैं सिर्फ अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कंप्यूटेशनल सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो मेन पार्ट कितना है? मेन पार्ट है आपका यहां से राइट साइड। तो इसको आप देखेंगे तो यहां आपको क्या दिख रहा है कि ये आपका फिल्टर जो है वो इस टाइप का है। मीन्स यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसीज आप पास करेंगे, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसीज को आपको ब्लॉक करना है, राइट। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसीज को आपको ब्लॉक करना है। आप पास सिर्फ यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसीज करेंगे, 0 से C तक की फ्रीक्वेंसीज आप पास करेंगे और C के बाद वाली फ्रीक्वेंसीज को आप ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज हाई पास फिल्टर। अब जस्ट अपोजिट टू द लो पास फिल्टर इज हाई पास फिल्टर। तो वहां जो आप लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहे थे और हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर रहे थे, अभी क्या होगा? आप हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेंगे और लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेंगे। अच्छा, ग्राफ देखने से ये कैसे समझ में आता है कि यहां पर हम पास कर रहे हैं, यहां पर हम ब्लॉक कर रहे हैं? बेसिकली क्या है? ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है। आप देखेंगे ये HE⁻j है, HE⁻j का टर्म है, ठीक ना। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कभी भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। जहां टाइम डोमेन में हम नॉर्मल जो प्रैक्टिस करते हैं, कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं किसी सिस्टम के थ्रू, तो टाइम डोमेन में जनरली वहां क्या ऑपरेशन होता है? कॉन्वोल्यूशन। फिल्टरिंग जब हम करते हैं तो टाइम डोमेन में क्या ऑपरेशन होता है? कॉन्वोल्यूशन। और वही जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आते हैं तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। और हम फिल्टरिंग ही कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करना है। अब मान लो ये हमारा सिस्टम फंक्शन है HLP, ये हमारा सिस्टम फंक्शन है, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक। अब इनपुट कुछ भी होगा, फ्रीक्वेंसीज जो आ रही हैं इनपुट, वो कुछ भी हो, वो जब तक इस रेंज में होंगी, 0 से C तक होंगी,
तब तक इसकी वैल्यू क्या है 1, और 1 से वो मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू का आप करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जिससे आपने 1 में मल्टीप्लाई किया है वही रिजल्टेंट होगा। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी उनकी जो वैल्यू होगी वो एज इट इज पास हो जाएगी। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद सारी वैल्यूज 0 हो रही हैं। तो इसके बाद आपके जो सिग्नल आएगा उसको मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 0 से, और 0 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट क्या आता है 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां आपका फंक्शन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जहां 0 है वहां आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, और जहां आपका 1 है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वहीं आपको सिग्नल मिलेगा। ऐसे ही हाई पास में आप देखिए, C के बाद यहाँ 1 है और C के पहले 0 है, तो ये आपका क्या बनेगा, हाई पास फिल्टर। हाई फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं कर रहा है। ठीक है जी, यह है एक बैंड पास फिल्टर। ठीक, बैंड पास फिल्टर में क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड पास कराई जाती है। फ्रीक्वेंसी बैंड मींस एक फ्रीक्वेंसी से लेकर दूसरे फ्रीक्वेंसी तक की रेंज, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप पास करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां C1 से लेकर C2 तक ये एक बैंड बना, फ्रीक्वेंसी बैंड बना। इस फ्रीक्वेंसी बैंड में जितने भी सिग्नल्स होंगे वो सारे सिग्नल्स 1 से मल्टीप्लाई होंगे, मींस वो सारे सिग्नल्स पास होंगे। बाकी जितने भी सिग्नल्स होंगे वो सारे 0 से मल्टीप्लाई होंगे, मींस वो सब ब्लॉक होंगे। और ये कहलाता है बैंड स्टॉप फिल्टर और नॉच फिल्टर। ठीक है, बैंड स्टॉप फिल्टर और नॉच फिल्टर। इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को आप स्टॉप करते हैं, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को आप पास करते हैं। तो मान लिया ये फ्रीक्वेंसी बैंड है C1 से C2 का जो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे, इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको हम ब्लॉक करा देंगे, और बाकी जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी हम पास करा देंगे। तो ये बन जाता है बैंड पास फिल्टर। ठीक है जी, यहां आपको एक और लो पास फिल्टर का कर्व दिख रहा होगा। अच्छा, इसमें और ये वाला जो कर्व था, इसमें इन दोनों में आपको कोई अंतर दिख रहा है? यहां आप देखेंगे कि ये शार्प एज आ रही है, यहां से आप आए और यहां शार्प एज आई, अब सीधे 0 हो गए। ठीक ना, लेकिन यहां क्या हो रहा है, शार्प एज नहीं है, और यहां भी ये 1 पर जो फिक्स था ये 1 नहीं है, दिख रहा है? तो ये कहलाता है प्रैक्टिकल फिल्टर, और ये कहलाता है आइडियल फिल्टर। मींस ये जो 4 टाइप के फिल्टर हैं, बेसिकली यही 4 टाइप के फिल्टर आपके होते हैं, लो पास, बैंड पास, हाई पास, बैंड स्टॉप। ये 4 टाइप के फिल्टर आपके होते हैं। आपको यही 4 फिल्टर डिजाइन भी करने हैं, लेकिन इन्हीं चारों को डिजाइन करने के तरीके अलग अलग होंगे। ठीक है, मेथड्स डिफरेंट होंगे इन चारों को डिजाइन करने के। तो ये है आपके आइडियल फिल्टर्स। ठीक, जिसमें आपको शार्प एज दिख रही है, ये कौन से हैं, आइडियल फिल्टर्स। और ये है प्रैक्टिकल फिल्टर। इसको हमने प्रैक्टिकल क्यों नाम दिया, क्योंकि यहां शार्प एज ना होकर शार्प एज के पहले, जहां उसका कट ऑफ आना था, जिस फ्रीक्वेंसी पर उसको 0 होना था, उस फ्रीक्वेंसी के पहले और बाद में कुछ रिपल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, प्रैक्टिकल फिल्टर। रिपल्स दिखना मतलब एटेन्युएशन दिखना, सिग्नल का स्ट्रेंथ का लॉस होना, और इसी वजह से ये क्या है, प्रैक्टिकल फिल्टर। राइट, देखो, as the impulse response corresponding to each of these ideal filters is non-causal and of infinite length, and these filters are not realizable.
दीज आर नॉन कॉजल। नॉन कॉजल क्यों है? क्योंकि राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है, ठीक है, और इनफाइनाइट लेंथ का फिल्टर है, इसलिए ये क्या है, रियलाइजेबल नहीं है। वैसे भी हम ये कहें कि ये आइडियल फिल्टर है, इसलिए ये रियलाइजेबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती। हम आइडियल की बराबरी कर सकते हैं, आइडियल नहीं हो सकते, ठीक है। In practice, the magnitude response specifications of a digital filter in the pass band and in the stop band are given with some acceptable tolerances. These are the tolerances. These are the tolerances in pass band and in stop band. Right? In addition, a transition band is specified between the pass band and stop band. इसके साथ इन टॉलरेंसेस के साथ एक ये बैंड भी आपको मिलती है पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में, जिसको कि आप कहते हो ट्रांजिशन बैंड, राइट। एज इंडिकेटेड इन द फिगर, इन द पास बैंड कहां से कहां तक डिफाइंड है, फ्रॉम 0 टू ओमेगा पी, और स्टॉप बैंड कहां से कहां तक डिफाइंड है, फ्रॉम ओमेगा एस टू पाई, और ट्रांजिशन बैंड कहां से कहां तक डिफाइंड है, फ्रॉम ओमेगा पी टू ओमेगा एस, पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी टू स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी. दिस ओमेगा पी इज कॉल्ड पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी and this omega s is called stop band edge frequency, right? So pass band, which is defined by 0 to omega p, we require that this magnitude becomes 1, approximately equal to 1, with an error plus minus delta p. ये जो डेल्टा पी है यही आपका क्या है, एरर. इसको हम कहते हैं पास बैंड डेविएशन और पास बैंड रिपल, डेल्टा पी, ठीक है. और इसी एरर की वजह से यहां पर आपका कुछ डेविएशन है, राइट. सो नाउ द मैग्नीट्यूड बिकम्स 1 minus delta p less than equals mod of g e raised to j omega less than equals 1 plus delta p for omega less than or equal to omega p, right. In the stop band, which is defined by omega s to pi, पास बैंड में हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा मैग्नीट्यूड 1 हो, तो वहां कुछ एरर था, डेल्टा पी. और स्टॉप बैंड में हमारी रिक्वायरमेंट है कि मैग्नीट्यूड क्या हो, 0. स्टॉप बैंड में हमारी रिक्वायरमेंट है कि मैग्नीट्यूड कितना हो, 0, ठीक है. और यहां एरर क्या होगा, डेल्टा एस. तो डेल्टा पी, जो पी आपका सबस्क्रिप्ट है वो पी बताता है पास बैंड को, और डेल्टा एस में जो एस सबस्क्रिप्ट है वो बताता है स्टॉप बैंड को. तो डेल्टा पी इज पास बैंड डेविएशन एंड डेल्टा एस इज स्टॉप बैंड डेविएशन, राइट. तो यहां जो मैग्नीट्यूड है वो किससे कम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड should be less than or equal to delta s for all omega in between omega s to pi. Now, what is omega p? Omega p is pass band edge frequency. What is omega s? Omega s is stop band edge frequency. Delta p, peak ripple value in the pass band, and delta s, peak ripple value in the stop band.
right? Since the frequency response is a periodic function of omega and g e raised to j omega of a real coefficient digital filter is an even function of omega. As a result, filter specifications are given only for the frequency range 0 to pi. मतलब ये है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये जो आपका कर्व दिख रहा है यही पाई के बाद फिर से रिपीट करने वाला है, ठीक है? ये इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं जाएगा, ये पाई के बाद फिर से रिपीट करेगा, ठीक है जी? तो इस टाइप से ये आपका जो फंक्शन है ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक? इसलिए चूंकि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, हमने इसको 0 से पाई तक का ही कंसीडर किया है, बाकी को कंसीडर नहीं किया। कुछ और टर्म्स हैं जो इस ग्राफ से आपको मिलेंगे जब आप इसको एनालाइज करेंगे, तो कुछ और टर्म्स हैं जो आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज लॉस फंक्शन। व्हाट इज लॉस फंक्शन? -20 log base 10 मैग्नीट्यूड। कभी भी जो हम लॉस और गेन कैलकुलेट करते हैं किसमें करते हैं? डीबी में। लॉस या गेन जो हम कैलकुलेट करते हैं किसमें करते हैं? डीबी में, राइट? तो यहां आपको डीबी में कन्वर्ट किया गया है इस फंक्शन को, ठीक ना? और डीबी में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको पता है, -20 log base 10 गेन और -20 log base 10 फंक्शन इज इक्वल टू दैट डीबी। तो अगर हमें जी ओमेगा का डीबी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? -20 log base 10 जी रेज टू जे ओमेगा मैग्नीट्यूड, राइट? पीक पास बैंड रिपल और अटेन्युएशन, पास बैंड अटेन्युएशन अल्फा पी becomes -20 log base 10 1 minus delta p. Peak pass band ripple -20 log base 10 1 minus delta p, and minimum stop band attenuation alpha s, यह है पीक पास बैंड रिपल और पास बैंड अटेन्युएशन, और ये है मिनिमम स्टॉप बैंड अटेन्युएशन अल्फा एस विच इज -20 log base 10 डेल्टा 2, ठीक ना? डेल्टा 2। मैग्नीट्यूड स्पेसिफिकेशंस में alternately be given in a normalized form. Here the maximum value of the magnitude in the pass band is assumed to be unity. तो यहां जो आप फिगर में देख रहे हैं यहां पर ये वैल्यू कितनी है? ये है 1, ठीक ना? ये कितनी है? 1। और जब हम मैक्सिमम वैल्यू को, मैग्नीट्यूड के मैक्सिमम वैल्यू को 1 रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने अपने सिस्टम को नॉर्मलाइज किया हुआ है। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं? जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 है, जो डिजायर्ड वैल्यू है वो क्या है? 1। जो भी हो जी ई रेज टू जे ओमेगा मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू तो वही होगी, उससे हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? 1, ठीक?
जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ई रेज टू जे ओमेगा, ये कुछ डीबी में है, ये कुछ डीबी में है वैल्यूज। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। तो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, जो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उससे इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा। तो इसको डिवाइड करते ही मुझे नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी और यहां क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, सो यहां जो आपको ये फंक्शंस, ये जो वैल्यूज मिले हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के ही हैं। ठीक ना। आईआईआर फिल्टर डिजाइन अप्रोच, किसी आईआईआर फिल्टर को डिजाइन करने के लिए अप्रोच क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि कभी भी आईआईआर फिल्टर डिजाइन करने के लिए हम या तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, ठीक ना, पोल जीरो प्लेसमेंट का एक मेथड होता है, उस मेथड से हम सीधे आईआईआर फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और बहुत लो फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज होता है। जनरल केस में हम उस मेथड को यूज नहीं करते हैं। जनरली जो मेथड हम यूज करते हैं वो है कि पहले हम एनालॉग फिल्टर बनाते हैं, सेम स्पेसिफिकेशन का एनालॉग फिल्टर बनाते हैं। एनालॉग फिल्टर बनाने के बाद उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल फिल्टर में। ठीक है, अच्छा, दिया तो रहेगा हमें स्पेसिफिकेशन डिजिटल फिल्टर का, तो उससे हम एनालॉग फिल्टर कैसे बनाएंगे। तो बात फिर आती है कन्वर्जन की, कि हमें पहले कन्वर्ट करना होगा डिजिटल स्पेसिफिकेशन को एनालॉग स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, और फिर एनालॉग फिल्टर को कन्वर्ट करना होगा डिजिटल फिल्टर में। ठीक है जी, ये इतना प्रोसेस हमें करना होगा। और कन्वर्जन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहला है इंपल्स इनवेरियंस ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। So most common approach to IIR filter design is to convert the digital filter specification into an analog prototype low pass filter specifications, then determine the analog low pass filter transfer function and then transform HAS into the desired digital transfer function। यही हमारा मेन स्ट्रेटजी होता है। अच्छा, यहां लिखा है एनालॉग प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम जब कभी भी आईआईआर फिल्टर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले लो पास फिल्टर डिजाइन करते हैं। अब मान लो आपको बैंड पास फिल्टर, डिजिटल बैंड पास फिल्टर बनाना है आईआईआर फिल्टर, तो हम क्या करेंगे, वो जो बैंड पास फिल्टर के स्पेसिफिकेशंस हैं, डिजिटल बैंड पास फिल्टर के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको हम एनालॉग लो पास फिल्टर के स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और एक लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे। ठीक है जी, और जब एनालॉग लो पास फिल्टर डिजाइन हो जाएगा तो उसको फिर हम कन्वर्ट किस में करेंगे, डिजिटल लो पास फिल्टर में, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे डिजिटल बैंड पास फिल्टर में बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो दिस अप्रोच हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों हम इस मेथड को यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज एनालॉग अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स आर हाईली एडवांस्ड। जो एनालॉग अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स हैं वो काफी एडवांस टेक्निक्स हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हमारे
रन होते हैं वो एनालॉग अप्रोक्सीमेशन पर ही होते हैं, एनालॉग लो पास फिल्टर के डिजाइनिंग पर ही होते हैं, राइट। इसलिए एनालॉग लो पास फिल्टर बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान है बजाय इसके कि हम डिजिटल लो पास फिल्टर बनाएं। Now extensive tables are available for analog filter design, ये भी एक बेनिफिट है। Almost all methods rely on converting an analog filter to a digital one. तो जो बहुत सारे मेथड्स हैं वो यही कहते हैं कि आप पहले एनालॉग फिल्टर बनाएं और फिर उसको कन्वर्ट करें डिजिटल फिल्टर में, ठीक है जी। तो जो एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन होगा वो कैसा होगा? अच्छा, हम जो ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं, जितने ट्रांसफॉर्म हमने पढ़े हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, तो जो फोरियर है वो एक जनरल टाइप का ट्रांसफॉर्म है। कहीं भी चाहे हम लाप्लास करें चाहे हम जेड करें, उसके बेस में क्या है? फोरियर। फोरियर से ही आपका लाप्लास आएगा, फोरियर से ही आपका जेड आएगा। थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद आपको फोरियर से ही लाप्लास और फोरियर से ही जेड मिल जाएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम एनालॉग के लिए भी यूज करते हैं और डिजिटल के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली लाप्लास और जेड ट्रांसफॉर्म की, तो लाप्लास एक कंटिन्यूअस टाइम ट्रांसफॉर्म है जबकि जेड एक डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफॉर्म है। तो उसको डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म कहते हैं और इसको कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और इसी वजह से जब कभी भी एनालॉग सिस्टम का हम ट्रांसफॉर्मेशन करने चलते हैं, आपने पढ़ा होगा एनएएस में, तो एनएएस में आपने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस किए वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस किससे किए? लाप्लास से, ठीक है। कंट्रोल में आपने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे आप वो सब किसमें करेंगे? लाप्लास में, ठीक है, क्योंकि वो एनालॉग सिस्टम है। उस एनालॉग सिस्टम को आप जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन चाहिए होगा। और फ्रीक्वेंसी डोमेन आप कौन सा चूज करते हैं? लाप्लास, ठीक है। इस वजह से यहां पर जो आपका फंक्शन लिखा गया, ट्रांसफर फंक्शन, वो क्या लिखा गया है? HAS इज इक्वल टू PAS डिवाइडेड बाई DAS। Transfer function in S domain is equal to numerator in S domain divided by denominator in S domain for analog system, analog filter, where subscript A specifically indicates the analog domain, and the digital filter described by a digital transfer function HZ or GZ or HZ, which is equal to PZ by DZ। तो ये है आपका डिस्क्रीट डोमेन, ठीक है। तो अगर हमें एनालॉग फिल्टर को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, अगर हमें एनालॉग फिल्टर को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें HAS को HZ या GZ में कन्वर्ट करना है। और अगर हमें डिजिटल से एनालॉग में करना है, इसका मतलब हमें GZ या HZ से HAS में कन्वर्ट करना है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें बेसिकली S डोमेन से Z डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन करना है या Z डोमेन से S डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? मान लो S डोमेन में कोई सिस्टम है, उसको हमने Z डोमेन में ट्रांसफॉर्म किया,
तो हम कब कहेंगे कि वो सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया? ऐसा हम तभी कह पाएंगे जब सिस्टम की प्रॉपर्टी बिना चेंज हुए ट्रांसफॉर्मेशन हो। मतलब कि अगर एस डोमेन में कोई सिस्टम स्टेबल है तो जेड डोमेन में भी स्टेबल हो, अगर एस डोमेन में अनस्टेबल है तो जेड डोमेन में भी अनस्टेबल हो। ठीक है जी। और कंडीशन क्या है? एस डोमेन में अगर सिस्टम को स्टेबल होना होगा तो जो सिस्टम के पोल्स हैं वो कहां लाई करने चाहिए? सिस्टम के पोल्स हमेशा लेफ्ट हाफ में लाई करने चाहिए। एक भी पोल अगर राइट हाफ में आ गया, ठीक ना, यह है आपका जे ओम एक्सिस और यह है सिग्मा एस डोमेन में। ठीक ना, सारे पोल्स कहां होने चाहिए? लेफ्ट हाफ में। अगर एक भी राइट हाफ में आ गया तो सिस्टम अनस्टेबल। ठीक है, और अगर एक भी इस एक्सिस पर आ गया तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। अच्छा, जेड डोमेन में क्या करते हैं? जेड डोमेन में आप एक यूनिट सर्कल बनाते हैं और आप ये कहते हैं कि अगर सारे पोल्स इनसाइड द यूनिट सर्कल हैं, इसका मतलब है कि सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, यह है इमेजिनरी एक्सिस और यह है रियल एक्सिस। और जेड डोमेन में आप ये कहते हैं कि अगर सारे पोल्स इनसाइड द यूनिट सर्कल हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम स्टेबल है। अगर सारे पोल्स या एक भी पोल आउटसाइड द यूनिट सर्कल आता है, इसका मतलब है कि सिस्टम अनस्टेबल है। और अगर आप ऑन द पेरिफेरी हैं ऑफ यूनिट सर्कल, देन द सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। मतलब ये हुआ कि हमें ये जो लेफ्ट हाफ में आपके है, इस प्लेन को इनसाइड द यूनिट सर्कल लाना है, जो राइट साइड है उसको आउटसाइड द यूनिट सर्कल लाना है, और ये जो इमेजिनरी एक्सिस है, इस इमेजिनरी एक्सिस को आपको ऑन द पेरिफेरी लाना है। ठीक है, ये काम हमें करना है। अगर हम ऐसा कर पाए तो इसका मतलब है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, फ्रॉम एस टू जेड ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया। एंड दिस इज कॉल्ड मैपिंग। दिस इज कॉल्ड मैपिंग। Thus mapping function should be such that imaginary axis in the S plane be mapped onto the unit circle of the Z plane. A stable analog transfer function be mapped into a stable digital transfer function. ठीक ना? This is the analog to digital conversion. Analog filters stable if poles on left half of the S plane, and digital filters are stable if poles lie inside the unit circle. Left half of the S plane should map inside the unit circle in Z plane. J ohm axis in the S plane should map the unit circle in the Z plane. That is direct relationship between frequencies variable. ठीक है, मतलब 1 to 1 मैपिंग होना चाहिए। यहां पर जो आपका फ्रीक्वेंसी है ओम, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी करता है। ठीक ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये वेरी करता है। और यहां पर जो आपका ओमेगा है, ये माइनस पाई से लेके पाई तक वेरी करता है। ठीक है जी, तो ये जो पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का रेंज है ओम का, उस पूरे को आपको माइनस पाई से पाई ओमेगा के बीच में
एक ही बार में लाना है, तब वो क्या कहलाएगा, 1-to-1 मैपिंग। मतलब इस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के रेंज में कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी, वो सारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग जगह आपके -π से π के बीच में आएगी, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो वहां अलियासिंग क्रिएट होगी, जो कि आपके रिजल्ट को रॉन्ग कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हम इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड पर चलेंगे, कन्वर्जन मेथड पे, राइट। तो थैंक यू।